सबसे पहले अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज इंट्रोड्यूस किया था पीडीलाइट ने। पीडीलाइट बनाता है फेविकॉल। फेविकॉल फेविकॉल बेसिकली क्या करता है, एडिसिव्स बनाता है। वो एडिसिव्स वो सबसे पहले फेविकॉल मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर वो बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कस्टमर को, बराबर। और रिटेलर में भी दो टाइप के रिटेलर आ गए, एक आ गए हार्डवेयर वाले और एक आ गए जो स्टेशनरी वाला है। ये तो बाद मेरे हिसाब से तो बाद में वाला जो भी शिफ्ट होगा ना, मतलब जो स्टेशनरी में जब आया ना, ये हार्डवेयर वालों के बाद में ही आया होगा। पहले से ही फेविकॉल ऐसा प्रोडक्ट प्लेस नहीं किया होगा कि लोग कुछ पेपर वेपर चिपकाने के लिए काम करेंगे। तो इसमें बेस्ट इनका क्या था कि इन्होंने डायरेक्ट मार्केटिंग मार्केटिंग उन्होंने, जैसे कि वो पीयूष पांडे वाली बुक तूने पढ़ी, उसमें मार्केटिंग में एड्स देखे वो सारे वो डायरेक्ट किसको टारगेट कर रहे थे, या फिर रिटेल हार्डवेयर वाले को कर रहे थे जो या फिर कारपेंटर को कर रहे थे, कारपेंटर, या फिर अपने जैसे जो स्टेशनरी में यूज़ करते ऐसे लोगों को कर रहे थे, बराबर। वो तूने वो वाला एक ऐड देखा होगा जिसमें वो पानी में गिर जाती है उसकी लकड़ियाँ वकड़ियाँ, और कुछ होता नहीं है लकड़ियों को क्योंकि चिपकाई गई है। तो उससे क्या हुआ कि अभी ये देख, इसमें मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट बेयर कहाँ पे करना आ रहा है। मैन्युफैक्चरर को हमने जैसे बात की थी कि सबसे पहले बिजनेस को सबसे बड़ा कॉस्ट होता है इन्वेंट्री का, उसके बाद देता है वो उधारी। तो वो भी एक कॉस्ट हो गया उसको। ये सब कॉस्ट नहीं है मार्केटिंग वाले कॉस्ट, मार्केटिंग का कॉस्ट नहीं है उसको, ज़्यादा बड़ी टीम मैनेज करने का कॉस्ट नहीं है। क्योंकि जो अगर टीम लैपटॉप लेके आ रही है वही तुझसे मांगेगी ना 50-60 हज़ार। जो तेरा प्रोडक्ट उठा के हमालीगिरी करने वाला है वो 10-15 हज़ार में काम कर रहा है, 20 हज़ार में काम करेगा, मैनेजर वाला 30 हज़ार में काम करेगा, जो भी है। तो मार्केटिंग का कॉस्ट नहीं है तेरे पास, ना ही तेरे पास कोई ज़्यादा बड़ी टीम मैनेज करने का कॉस्ट है। तेरे पास ऑफकोर्स वो सब कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जाता है, वो सारा वो तो भी कंपेरेटिवली बहुत कम कॉस्ट है वो वाला। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाले ने इन्होंने अलग क्या किया कि इन्होंने ना मार्केटिंग की टीम बनाई, और उसके बाद वो लोग ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को इनको डायरेक्ट बेचने की कोशिश किया। मार्केटिंग वालों ने इसको और तेरे जैसे मेरे कस्टमर को, बराबर। तो ये नॉर्मली बिजनेस क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला सबसे ज़्यादा फोकस करेगा डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि डिस्ट्रीब्यूटर तू मेरा माल रिटेलर को बेच, और रिटेलर को बोल कि कारपेंटर को माल खरीदने के लिए। मतलब कारपेंटर पे पूरा बेस करता है। वो भी कन्विंस कौन कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर करेगा, रिटेलर को ये सब कन्विंस करेगा एक दूसरे को ही। पूरा हायरार्की पूरा ऐसे फ्लो हो रहा है कि कंपनी कन्विंस करे डिस्ट्रीब्यूटर की भाई मेरा माल रखो बेचो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है रिटेलर को भाई मेरा माल रखो बेचो, फिर रिटेलर बोल रहा है हार्डवेयर ये लोग को, ये सबको कि भाई कारपेंटर तू मेरा माल खरीद, वगैरह वगैरह। तो मार्केटिंग से क्या हुआ कि कारपेंटर ही सामने से जाके रिटेलर को बोल रहा है कि भाई मेरे को फेविकॉल दो, बराबर। तो अगर कारपेंटर के मन में मार्केटिंग अच्छी हो रही है, कारपेंटर सामने से बोल रहा है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट को ट्रस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल में देख रहा हूँ, मैं इसको ऐड में देख रहा हूँ, तो वो जाके सीधा रिटेलर को बोलता है कि भाई रिटेलर कहाँ है फेविकॉल, तेरे पास क्यों नहीं है। तो फिर रिटेलर जाके डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है भाई तेरे पास फेविकॉल क्यों नहीं है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जाके फेविकॉल से मांगता है कि भाई मेरे को माल दे। तो इसमें फ़ायदा क्या है फेविकॉल का कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर फेविकॉल के पास जाके बोल रहा है ना कि मेरे को अगर माल चाहिए, तो फेविकॉल वाला बोल सकता है भाई तेरे को मैं 30 दिन की उधारी दूंगा या 15 दिन की दूंगा, या फिर तू कैश में लेके जा। पर जब फेविकॉल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो क्या लेके जाता है, उसको बोलेगा भाई माल रख, बिका तो पैसे दे देना वरना वापस। मोट किसके पास आ गया, सिर्फ एक मार्केटिंग ऐड करने की वजह से मोट मैन्युफैक्चरर के पास आ गया। तो इसमें पूरी कैश फ्लो ही बदल गई। जैसे कि हमने देखा था कैश, ये यूरो प्रतीक में, उसमें देखा तूने डेटर्स डे, इसमें डेटर्स डे कितने थे,
4 महीने का डेटर दे था, इन्वेंट्री था 280, है ना, 280 के आसपास। तो अगर डेटर मेरा 4 महीने बाद मेरे को पैसा दे रहा है और मेरी इन्वेंट्री सिर्फ एक ही बार घूम रही है, जैसे कि मैं आज एक विनियर बना रहा हूँ तो 280, मतलब मैं 280 दिन तक उसको रख रहा हूँ, तो मतलब मैं एक विनियर का डिज़ाइन मैं दूसरी बार बेच ही नहीं रहा हूँ, वो दूसरी बार प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। एक बार मैंने समझ ले 100 विनियर बना दिए तो उसके बाद मेरे पास वो आ ही नहीं रहा है डिज़ाइन ही, बराबर। तो इससे इससे भी ये भी पता चलता है कि क्या बोलता है कि कंपनी का डिज़ाइन पे भी मोट है, मतलब इन जनरल कंपनी ऐसा भी पता चलता है कि ये इंडस्ट्री में ज़्यादा करके डिज़ाइन ज़्यादा मैटर करता है, जैसे कि वो भी बता रहा था कि फ्रेश न्यू डिज़ाइंस चाहिए होता है वो सब। और क्या था टॉपिक में भूल गया, क्या क्या बताया मैंने। पैसा अटक रहा है कहाँ अपना, मेजरली पैसा इन्वेंट्री और डेटर में ही अटक रहा है, क्योंकि होलसेल बिजनेस है तो मैं उधारी दे रहा हूँ और माल स्टॉक अप कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने वो बताया था कि शॉर्ट टर्म डेट कैसे पाइल अप होता है, क्योंकि अगर मुझे माल उधार पे देना है और मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे को ऑनगोइंग मेरे बिजनेस करंट अफेयर्स को रन करना है तो मेरे को पैसे चाहिए हो गया है, फिर मेरे ग्रोथ को मुझे फ्यूल करना हो तो पैसे चाहिए होंगे मुझे, तो उससे शॉर्ट टर्म डेट बढ़ रहा है। एक पॉइंट तो ये हो गया, फेविकॉल ने ऐसा चालू किया था। दूसरे ब्रांड्स है पीवीसी पाइप्स में हुए थे, एस्ट्रा पॉली प्रिंस पाइप्स है, फिर प्रकाश पाइप्स करके एक है, फिर सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ करके एक है। ये सब भी अनऑर्गेनाइज तो ऑर्गेनाइज्ड में से शिफ्ट हुआ है, तो ये भी एक शिफ्ट हुआ है। एक दूसरे वो भी हुआ है सीमेंट वाले में भी सबसे ज़्यादा तो बड़ी अभी कंपनी अदानी है, क्योंकि अदानी ने अंबुजा ख़रीदा था और अंबुजा के अदानी के अंडर ही 2-3 सीमेंट के ब्रांड्स आता है। नहीं, श्री सीमेंट तो अलग है, अल्ट्राटेक सबसे बड़ा है, उसके बाद अदानी आता होगा, या फिर हाँ अदानी आता है, उसके बाद श्री आता है। श्री का कुछ 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कुछ बड़ी नहीं है कंपनी। तो उन लोगों ने भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाई थी, ये बिल्डिंग टूटेगी कैसे अंबुजा सीमेंट से बनी जो है ना। तो ऐड करने से बेस्ट क्या हो रहा है, जो रिटेल वाला कस्टमर है ना वो जाके सीधा जो कस्टमर है वो जाके सीधा रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर पे फोर्स डालता है, और वो बेस्ट चीज़ उससे वही हो रही है कि मेरा कैश फ्लो मैनेज हो रहा है। अगर मैं ऐसे अंधाधुंध जैसे कि जो कपड़े वाले करता है अंधाधुंध बेचने जाएंगे ना तो 6 महीने की उधारी लग जाती है। वैसे तो एग्जांपल तो है मेरे पास देने के लिए, पर मैं सोच रहा हूँ इतना रेलेवेंट है कि नहीं। रेलेवेंट है, चल बता देता हूँ। लक्स इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना है, जो लक्स साबुन नई चड्डी बनाती है, और जॉकी तो है ही। तो जैसे मैंने बताया था कि जॉकी और लक्स समझ ले लोखंड वाला मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर वो लोखंड वाला मार्केट के ये समझ ले रिटेलर्स है। जॉकी को इसको 10% की मार्जिन देने की होगी, इसको 10% की मार्जिन देने की होगी, तब जाके लोखंड वाला मार्केट वाला उसका प्रोडक्ट रखेगा दुकान पे, बराबर। और फिर भी लोखंड वाला मार्केट वाला रिटेलर बोलेगा अरे यार ये जॉकी तो कभी सुना नहीं है, मैं क्यों रखूँ, मैं तेरे को दूंगा पैसे 4 महीने बाद 6 महीने बाद। पैसा सबसे ज़्यादा किसका इन्वेस्ट हुआ इसमें? सबसे ज़्यादा जॉकी का इन्वेस्ट हुआ पैसा। इसने भी यही किया कि जॉकी को कस्टमर के मन में प्रीमियम ब्रांड बनाया, गोरे गोरे मॉडल्स लेके आ गया, होर्डिंग लगा दिया लोखंड वाला मार्केट के बाहर। लोखंड वाला मार्केट के बाहर होर्डिंग लगाया, वैसे उन्होंने लोखंड वाला मार्केट में गए, जॉकी मांगना शुरू किया, जॉकी फटाफट आउट ऑफ स्टॉक होना चालू हुआ, पैसा फटाफट जॉकी के पास पहुंचा। फिर जॉकी को पता चल गया लोखंड वाला मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसने बोला कि भाई कैश पे लेके जा सब कुछ। डिस्ट्रीब्यूटर को भी बोला कैश पे लेके जा, लोखंड मार्केट वाले को भी बोला कैश पे लेके जा। तो इससे बेस्ट क्या हुआ, लोग जॉकी का कैश फ्लो मैनेज हो गया, उसको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। ये जो भी 4 महीने का जो ये लोग ये गंद में मचा रहे थे उन लोग पे।
फिर उसने और एक लेवल नेक्स्ट चला गया। वो बोला कि लोखंडाला मार्केट में इतनी डिमांड है, मैं इन दोनों को 10-10% क्यों दे रहा हूँ। मैं लोखंडाला मार्केट में जॉकी का सीधा स्टोर ही खोलना देता हूँ, फ्लैगशिप आउटलेट बोलता है इसे। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रांड आउटलेट भी बोलता है। और एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है मल्टी ब्रांड आउटलेट, जो वो शॉपर स्टॉप ये सब में होता है ना, कि बहुत सारे ब्रांड्स है उसमें। शॉपर स्टॉप एक वो है, और एक कोई तो था ना, शॉपर स्टॉप और कौन सा है। मल्टी ब्रांड आउटलेट में ये भी हो गया मिंत्रा वो सब, पर वो ऑनलाइन है, पर ऑफलाइन में मेजरली। बराबर, इन्होंने बोल दिया मैं जॉकी स्टोर खोलूँगा, सीधा ये 10-10-20% मार्जिन ख़त्म। ये खुद ही स्टॉक करेगा, खुद ही रीस्टॉक करेगा, पैसा सीधा डायरेक्ट 20% की मार्जिन के साथ, प्लस ज़ीरो वर्किंग कैपिटल इन्फ्यूज्ड। इन्वेंट्री का पैसा है, उधारी का नहीं है। तो हाँ, जॉकी और इसका मैं क्यों दे रहा था एग्जांपल, क्योंकि लक्स के पास उतना ब्रांड मोटी नहीं है। लक्स का एक 18 करके ब्रांड है, वो बहुत छोटा ब्रांड है, वो 100 करोड़ का ब्रांड है। 100 करोड़ मतलब वो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, तो 100 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं है उसके सामने। 4% है, 2-3% का ब्रांड, बराबर। और जॉकी के पास उसके ही अपोजिट में इतना अच्छा ब्रांड है कि आज भी उसका वर्किंग कैपिटल 20 दिन का या महीने का भर का ही है, कि उसको 20 भी दिन 15 दिन में उसको डेटर 15 दिन के डेटर्स दिया है उसके, 15 दिन में उसकी उधारी ख़त्म हो जाती है। और ये लक्स वक्स की चलती है 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 150 दिन की। तो मार्केट इसमें क्या करता है, मार्केट ना कभी भी वैल्यूएशन देता नहीं है ऐसे बिजनेस को जिसके पास ना कैश फ्लो नहीं होता ना वो। अगर मेरा सारा पैसा वर्किंग कैपिटल या फिर ये सब फालतू चीज़ों में पड़ा हुआ ना, इन्वेंट्री वगैरह वगैरह में, तो मार्केट बोलेगा कि मेरे पास फ्री का पैसा ही नहीं आ रहा है। कंपनी का ओनर बोलेगा मेरे पास फ्री का पैसा ही नहीं है, मेरा सारा पैसा एक ही जगह पर अटका हुआ है। अगर मेरे को कुछ नया करना हो, मेरे को डिविडेंड देना हो, मेरे को स्टॉक बाय बैक करना हो, मेरे को कुछ फालतूगिरी करना हो, कि मेरे को कुछ चोट मचाना हो, नहीं मिले, तो मार्केट वैल्यूएशन ही नहीं देता। मार्केट बोलेगा ये नल्ली सी कंपनी है, इसको हटाओ, भले ग्रो करे ना करे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि ये जॉकी का पीई चल रहा है 70-80, बुल मार्केट में उतना चलता ही है, कुछ भी करो। डाउन साइकिल में भी गिरेगा 25%, 20% मान, बल्कि डाउन साइकिल में लक्स वाले को तो पेल देगा 80%, 70%। तो फ्री कैश फ्लो से भी ये भी ज़्यादा वैल्यूएशन भी अच्छी मिलती है। तो ये हम कनेक्ट कैसे करेंगे, वैसे तो पहले अपने को वो लिखने के है ना, ये रिपोर्ट लिखने के है। तो फर्स्ट क्वार्टर में तो फर्स्ट क्वार्टर नहीं था वो, उसका फर्स्ट क्या था, सिर्फ एक्विजिशन बताया था ना उसने 2 एक्विजिशन की है। एक किया था यूरो वीनियर, और एक किया था चावला ब्रदर के भी 2 स्टोर है, इसके भी 2 स्टोर है, इसका भी एक वेयर हाउस है, इसका भी एक वेयर हाउस है, बराबर। और इसके 200 लोग पर डे आ रहे हैं, इसके भी 50 लोग, दोनों स्टोर मिला के पर डे आ रहे हैं। तो मुझे इसमें ये अच्छा लगा कि ना, ये जो है ना, ये यूरोविनियर, चावला ब्रदर, ये बहुत रीजनल प्लेयर है और अनऑर्गेनाइज प्लेयर में आता है। ये लोग क्या कर रहा है कि वो यूरो प्रतीक से माल लेते हैं और माल बेचते हैं। और यूरो प्रतीक जैसे उसने बताया कि ट्री लैम हो गया कंपटीशन, वो रंग वाला हो गया, ये सबसे माल लेके ये लोग बेच रहे हैं, बराबर। ये यूरोविनियर और चावला ब्रदर। तो इसमें जो यूरो प्रतीक जो बेस्ट कर रहा है ना, वो खुद ही बोल रहा है कि मेरे पास प्रोक्योरमेंट अच्छा है, मैं फुलफिलमेंट बहुत अच्छी कर सकता हूँ। फुलफिलमेंट इन द सेंस कि मेरे पास बल्क में ऑर्डर लेने का कैपेसिटी है, तो मेरे को सबसे सस्ता मिलता है कंपेयर टू पूरी मार्केट। अगर ये क्लेम करता है कि ये 16% ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइज मार्केट में ओन करता है, तो उसके पास कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है बल्क में ऑर्डर करने की। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि यूरोविनियर को और चावला ब्रदर दोनों को सस्ता माल मिल रहा है बहुत, और ये खुद ही ओन कर रहा है दोनों।
और उसने और एक दो तीन चीज़ें बताई, जैसे कि डायरेक्ट कस्टमर एंड पे मुझे पता चल रहा है कि क्या डिमांड है वगैरह वगैरह। फिर वो फुलफिलमेंट भी वैसे ही कर रहा है कि जो 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 रनिंग प्रोडक्ट है उसको फिर खुद के ब्रांड से रिप्लेस कर देना। और ये तो स्ट्रैटेजी पूरे सब रिटेलर्स की है ही, डीमार्ट यही करता है। फिर डीमार्ट ऐसे, डीमार्ट हम लोग कपड़े बेचते थे डीमार्ट को, तो जैसे डिमांड बढ़ते गए उसने खुद ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाल दी, कपड़े में भी घुस गया है वो। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा मेरे को सबसे ज़्यादा नोटिसेबल ये था कि बहुत मैनेजमेंट ना कंजर्वेटिव है बिज़नेस को लेके। वो बताना ही नहीं चाहता कि मैं ग्रो कर सकता हूँ, पर बिज़नेस दिख रहा है कि ग्रो हो सकता है। क्योंकि अगर वो बोल रहा है कि इंडस्ट्री एवरेज ही 18% से ग्रो कर रही है, तो इसको यूरो आराम से 36% से ग्रो करनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस है, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। क्योंकि अगर तेरी ओवरऑल इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है तो मुझे चाहिए कि मेरी कंपनी तो उससे डबल ग्रो ही करे। ये बेसिक होता है। ये इतनी ग्रो नहीं करती तो फिर पी मल्टीपल नहीं मिलता, वैल्यूएशन के बाद में जाता है। और एक बात ये भी अच्छी थी कि मैनेजमेंट टॉप लाइन पे नहीं, बॉटम लाइन पे फोकस कर रहा है। टॉप लाइन हो गया रेवेन्यू, बॉटम लाइन हो गया प्रॉफिट। और बोल भी रहा है कि 40% की मार्जिन वो निकालेगा। एबिटा मार्जिन थी ना, एबिटा थी, हाँ एबिटा थी। तो भी एबिटा भी निकालेगा, फिर भी इंटरेस्ट तो है नहीं, टैक्स दे देगा 26% का, फिर भी 20% की उसकी मोटी मोटी मार्जिन बचती है। कुछ डेप्रिसिएट भी कर देगा तो मोटा मोटा 20% आ रहा है, पैट मार्जिन 20 आ रहा है। और एक बात ये नोटिस करने जैसी है, अगर वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ बॉटम लाइन पे फोकस करता हूँ, तो ये वाले जो उसके एक्विजिशंस है ना, ये क्लियरली बॉटम लाइन पे फोकस होता है। क्योंकि अगर ऐसे तो देखने जाएगा, ये स्टोर अगर 200 लोगों को सर्व कर रहा है और ये 50 लोगों को सर्व कर रहे हैं, इसके दो स्टोर्स एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वो लोकेशन से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सालाना 15% से बिजनेस ग्रो कर सकता है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि सडन कुछ डबल हो गया रेवेन्यू, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि ये दोनों बिजनेस बहुत पुराना है, ये 1978 का है और ये भी, इसको भी 25 साल पूरे हुए हैं। तो मतलब ये भी रहेगा 2001 के टाइम का, 2001। तो 2001 से चल समझ ले, फिर भी 10 साल से भी दुकानें चलती होगी, फिर भी मेरे को नहीं लगता है कि सडन रेवेन्यू में ग्रोथ आना चाहिए। ये भी बता दो क्यों। इसका इसका रेवेन्यू कितना था? H1 में 48 करोड़। तो मतलब पूरे साल का 100 करोड़। और इसका भी 27 का गाइडेंस दिया, 80 करोड़ का। चल ये हटा, ये वाली अभी इतना है नहीं कुछ लिखा हुआ। H1 का 28, तो H2 दोनों मिला के फाइनेंशियल हो गया 100 करोड़, और उसमें 27 का गाइडेंस दिया हुआ 115 करोड़। कितना ग्रो हुआ? 15। सिर्फ 15% से। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जितना ही ग्रो हुआ कि 18% तो ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, और उस हिसाब से इसकी स्टोर 15% से ग्रो हुई। ये इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा है बॉटम लाइन पे? वो इन जनरली ऐसे बता रहा है कि मैं बॉटम लाइन पे फोकस करूँगा, मैं सिर्फ पैट कमाता हूँ वगैरह वगैरह। मैं वो ऐसे भी इंडिकेट कर सकता है कि भाई मैं धंधे वाला इंसान हूँ, मैं ऐसे शेयर मार्केट में ज़्यादा ध्यान नहीं देता वगैरह वगैरह। ये भी वो इंडिकेट कर सकता है। पर लेयर्स में देखें तो सीधा पता चलता है, क्योंकि इसकी पैट मार्जिन ही ग्रो करेगी, क्योंकि बिजनेस का नेचर ही उसका वैसा है। अगर वो यहाँ पे 15% ग्रो कर रहा है, तो उसकी पैट मार्जिन यहाँ पे एक्सपांड इसलिए हो रही है क्योंकि उसके पास जो बल्क ऑर्डर देने की कैपेसिटी है, उसकी वजह से उसकी मार्जिन यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है। बराबर। तो ये स्टोर कैसे कमा रहा है पैसे? पहली बात तो यूरो सेल्स का एडवांटेज ऑन मार्जिन्स की बहुत अच्छा सोर्स कर पा रहा है, इसलिए मेरी मार्जिन इम्प्रूव हो गई। दूसरा एडवांटेज ये है कि इन हाउस ब्रांड है, उसमें मार्जिन इम्प्रूव हो गई। बाहर का भी वो सोर्स करके दे रहा है, खुद का भी बना रहा है। फिर तीसरी चीज़ है कि
इसके पास जो अलग अलग ब्रांड्स है उसका रिप्लेसमेंट भी ये यूरो सेल्स ही दे रहा है। तो इन जनरली ऐसे देखने जाएगा तो बाकी सब कुछ अगर महंगा भी होगा ये सब कुछ सस्ता बना के दे सकता है और मार्जिन एक्सपांड अपने आप ही हो जा रही है ना। समझ में आ रहा है कुछ लौड़े कि नहीं समझ आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। तो यही एक रीज़न है कि इसने ये वाले इसमें भी यही किया। इसमें भी वो बोल रहा है कि 80 करोड़ का रेवेन्यू कुछ करने वाला है अगले साल। और मेरे को कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ इतना ज़्यादा ग्रो करेगा बिजनेस इसका। 80 करोड़ वो बोल रहा है तो वो ऐसे 10-15% के इसमें बोलता होगा, सिर्फ पैट मार्जिन बढ़ेगी क्योंकि एडवांटेजेस उसके प्ले में आ गए। और एक ये बॉटम लाइन हो गया। और इसने एसेट लाइट मॉडल रखा हुआ है बराबर। एसेट लाइट मॉडल ये मेरा भी एक मेजर कंसर्न है कि लैमिनेट्स, ये डेकोरेटिव्स में लैमिनेट्स होता है और वीनियर होता है। वीनियर जो मेरे टीवी के पीछे लगा हुआ है ना ब्राउन कलर का वो, और लैमिनेट्स मेरे को पता नहीं क्या होते हैं। तो डेकोरेटिव्स में ये दो ही वस्तु आती है। मेरा एक मेजर ये कंसर्न है कि अगर वीनियर एक्सटिंक्ट हो गया तो वीनियर एक्सटिंक्ट हो गया तो बिज़नेस कहाँ जाएगा, क्योंकि ये लोग प्योर प्ले बिजनेस वीनियर के बेसिस पे कर रहा है। वो भी है कि मुझे हरी ने बोला था कि मतलब मैन्युफैक्चरर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर सबसे पहले एक्सटिंक्ट हो सकता है और सबसे लास्ट वो ही जान पाएगा, क्योंकि वो उसके पास डायरेक्ट रिटेल टच पॉइंट नहीं है। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले रिटेलर के पास आता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है, तब कस्टमर की डिमांड के बेसिस पे वो और ज़्यादा ऑर्डर करते रहता है, तो उस बेसिस पे मैन्युफैक्चर करता रहता है। एक ये भी पॉइंट है, पर वो ही इसमें भी प्ले होता है। जैसे कि ये यूरो प्रतीक के पास भी मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, वो बोल रहा है कि मैं इतना एसेट लाइट हूँ, मेरे पास 100 फैक्ट्रीज है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बोला ना। बहुत सारे मतलब 100 कितनी चीज़ों जगह से कर। कंट्रीज में कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग है। वही वहाँ से उठा के आ रहा है। तो एक वो भी रिस्क मिटिगेट होता है, पर वो है कि मी एज ए इन्वेस्टर मेरे को पता नहीं है कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे कि उसने भी बताया कि यूरोवीनियर के कस्टमर सबसे ज़्यादा आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट उसके पास 2000 है, बहुत ज़्यादा है। एक दुकान से लेके जा रहे हैं, 2 दुकान से, और वो रेवेन्यू भी 50 करोड़ का ही कर रहा है। अगर 50 करोड़ के रेवेन्यू के लिए 2000 लोग चाहिए तो बिजनेस बढ़ाने में कितना टाइम लग जाएगा भाई। क्योंकि एक इसको अगर यूरोवीनियर को ही उसको अगर स्केल अप करना हो तो उसको अलग अलग जगह पे स्टोर डालना पड़ेगा और एसेट हैवी बिजनेस हो जाएगा। बैलेंस शीट में सीधा कॉस्ट आ जाएगा कि बिल्डिंग खरीदा या फिर लीज लाइबिलिटी ली, कुछ भी ली, सीधी बैलेंस शीट में आ जाएगी। और जिस हिसाब से वो अपने ये बैलेंस शीट के स्ट्रेंथ पे ही सीधा एक्विजिशन कर रहा है। तो उसने भी ये चावला ब्रदर भी 33 करोड़ में खरीदा, इसने ये भी 75 करोड़ में खरीदा। 100 करोड़ तो बैलेंस शीट से उड़ा दिए उसने। ये क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे कैसे आएंगे। वैसे तो अच्छे ही आने चाहिए, जैसे कि 74 करोड़ पिछले साल था, उसने 25% बोला है, वो भी 25% मेरे को तो कंजर्वेटिव लग रहा है। तो भी 100 करोड़ का रेवेन्यू ये क्वार्टर में आना चाहिए। हाँ, बिजनेस मेरे को तो लगता है वैसे ही ग्रो हो सकता है फिर इसका, कि इसको फेस लाना पड़ेगा और डायरेक्ट मार्केटिंग चालू करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से तो। क्योंकि अगर ऐसे ही घूमता गया तो चल भले वो पूरी अनऑर्गेनाइज मार्केट को खरीद कर ऑर्गेनाइज तो कर देगा, पर उसको पर स्टोर वैल्यू ही नहीं आएगी। जैसे कि रिटेल में होता है कि तुम पर स्क्वायर फुट कितना माल बेचते हो, किराने के स्टोर में ऐसा होता है।
डीमार्ट वीमार्ट वैसे सब करता है कि तुम पर स्क्वायर फुट में कितना माल बेच देते हो। तो उस हिसाब से अगर पर स्क्वायर फुट में तुम्हारा बढ़ते जा रहा है ना सेल्स, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी ब्रांड अच्छी है और लोग तुम्हारे पास नए नए आए जा रहे हैं, क्योंकि पर स्क्वायर फुट तुम्हारे रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। ऐसे ही जैसे कि बोल सकते हैं कि इसके मासी की कंपनी है आर पटेल करके कंपनी है। वो कितने करोड़ का 1000 करोड़ का कुछ आसपास टर्नओवर करता है, 40-50 दुकान है उसके पास। और मेरा एक दोस्त है, वो वो 10 करोड़ का टर्नओवर करता है एक दुकान से। उसकी छोटी सी दुकान है, कुछ 1200 स्क्वायर फुट की रहेगी, और उसके बहुत बड़े बड़े मॉल है। आर पटेल का अपना पटेलिया ही है। उसमें भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, पर उसमें भी पता चल रहा था कि ना उसका पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू बहुत कम है। अभी वो क्यों कम है वो तो उसका बिजनेस जाने, वो कैसे प्रोडक्ट्स रख रहा है वगैरह वगैरह। पर मेरे दोस्त का क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो कंपेरेटिवली बहुत सस्ता माल बेचता है। उसके पास भी ये वाला ही मोटा है कि सबसे सस्ता प्रोक्योर करने का और सबसे सस्ता ही बेचने का। वो मतलब वो उसका प्रोक्योरमेंट का स्टाइल ऐसा है कि सब जगह पे देखो कहाँ कहाँ सस्ता मिल रहा है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे ज़्यादा दबा सकते हो तुम, वैसे करके वो प्रोक्योरमेंट कर रहा है। ये प्रोक्योरमेंट कैसे करता होगा आर पटेल, वो डिस्ट्रीब्यूटर को ही दबाता होगा सिर्फ। पर मेरा दोस्त ऐसे कर रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी दबाता है, पर क्या पता डीमार्ट में और सस्ता मिल गया तो डीमार्ट से लेके आके बेच देगा। तो उसको खदा मजदूरी ज़्यादा है भले, उसकी प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी है, पर उसका पर स्क्वायर फुट क्या बोलता है रेवेन्यू भी ज़्यादा अच्छा है। वो भी है कि वो स्केल करेगा तो उसको ऐसे लोग चाहिए होंगे जो ऐसी गांड मारने के लिए तैयार हो, बराबर। बस दो ही था ना, ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म। इसमें वो उसमें तो देखा लास्ट के एक पेज में रेजवेट हो गया था ओनर। उसने पूछ लिया था कि तुमने एक्विजिशन नहीं किया है तो कितना ग्रो करता है। हाँ। तो उसका पहले तो क्वेश्चन गलत था, वो उन्होंने ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया। उसका ऐसा था कि एक्विजिशन नहीं होता तो भी यूरोवीनियर तो कस्टमर है ही ना हमारा, यूरोवीनियर से तो रेवेन्यू आता ही। वो बताना चाह रहा था, तो समझा था तुझे। मतलब वो बोल रहा था कि यूरो ने अगर एक्वायर नहीं किया होता तो खाली यूरो प्रति कितना ग्रो करता था। उतना ही ग्रो करता। हम बोल रहे हैं 73 से 85 हो जाएगा। वो नहीं, वैसे नहीं था। उसमें ऐसा था कि ये यूरो प्रतीक का ये है रेवेन्यू है, और यूरोवीनियर से भी उसको 1% ऑफ शेयर आता है रेवेन्यू का। समझ 10% आता हो, 7 करोड़ रुपए आता हो। वो 2025 में भी वो बोल सकता है कि हाँ मेरे को 10 करोड़ का आया, मेरा 84 पहुंच गया। पर वो अभी ये बोल रहा है कि मैंने इसको कंपनी खरीद ली है और एक कंसोलिडेट बेसिस पे मेरे को 50% रेवेन्यू बढ़ रहा है, तब मेरे को जाके 10 करोड़ का ऐड हो रहा है रेवेन्यू। समझा। क्या हुआ इसमें कि समझ ले ये 7 करोड़ का कर रहा है रेवेन्यू, यहाँ पे आ रहा है इसको, पर ये यहाँ पे 50 करोड़ का ही कर रहा है। तो ये सिर्फ 7 करोड़ का ही सप्लाई कर पा रहा है। अब ये 50% ओन करता है, तो यहाँ से इसको 25 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, बराबर। तो ये 74 प्लस 2500 हो जाएगा। ये ऑफकोर्स ये वो है एग्जाम्पल है खाली, एग्जैक्ट वैसा नहीं है। अभी हमें इसमें मेजरली क्या देखने जैसा है, इसका वैल्यूएशन डिस्कस करता है। इसका मेजरली अभी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है डेटर्स डे पे, कि ये कितने कितने महीने में इसको पैसे जल्दी आ रहा है। अगर ये पैसे 3 महीने में 2 महीने में ऐसे दिन भर दिन कम होते जाएगा ना इसके दिन, तो वैल्यूएशन ज़्यादा वैल्यू करेगा इसको। और दूसरी बात, इसका पीई चल रहा है, पीई 40 का चल रहा है कुछ, 2500 करोड़ की कंपनी है।
है ना, उतनी है ना कि 2000 की है। 2300 करोड़ कुछ है। पैट कितना कर रहा है? 25 हो जाए 100 करोड़ के आसपास, 70 करोड़। ट्रेलिंग ट्रेलर 106 करोड़ का पैट 95 करोड़, 100 करोड़ नेट का प्रॉफिट 70 करोड़, नेट प्रॉफिट 70 करोड़। पैट ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 करोड़ कर रहा है ना। तो 7 4 से 28 2800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 2800 करोड़। और ये हमने भी गैस किया जैसे कि 18% से मार्केट ग्रो कर रही है, ये 36% से ग्रो करना चाहिए। तो मतलब ये फेयर इक्वली प्राइस है, मतलब इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसमें बस अपॉर्चुनिटी ये है कि वो अगले साल भी 40% ग्रो करेगा तो मेरा स्टॉक वापस 40% से बढ़ सकता है अगर मैं लूँगा तो। यही मैं इसको अगर 20% पे लूँ और ये कंपनी 40% पे ग्रो करे तो मेरे को 70%, मेरे को 3 गुना बन गया पैसा, समझा। पैसा बना हो तो छोड़, वैल्यूएशन देख, ग्रो कितने परसेंट से कर रही है, पी कितना चल रहा है, तो बस यही देखना है। ग्रोथ कंसिस्टेंट बेसिस पे समझ ले 36 करेगी ना तो मार्केट अपने आप रिलेट करके इसको 60 पे लेके आ जाएगा बुल मार्केट पे, और बुल मार्केट में 120 भी लेके जा सकता है। बुल मार्केट में यूफोरिया में नहीं पता होता, पर अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे ये 36 ग्रो कर रहा है ना तो इसको रीरेटिंग मिलेगा ही 40 का। तो हमें फोकस ग्रोथ पे ही करना है कि ग्रोथ कितनी हो रही है। ग्रोथ अगर एक साल भी डीप हो गई और ये 60 है ना तो इसको 25 पे लेके आ जाएंगे ये लोग, उतना तोड़ देते। जैसे कि टीटागढ़ देखा, ऐसे गया फिर ऐसे, ग्रोथ क्योंकि डिप हो गई। और ये जब ग्रोथ डिप भी होती है ना तब मैनेजमेंट की कमेंट्री देखने की जैसी होती है, क्योंकि जब ग्रोथ डिप होती है तो वो तुझे आश्वासन देता है कि अगले क्वार्टर में बढ़ जाएगा, तो हमें उसकी बातें वर्ड टू वर्ड मानने लेने की होती है। उसको हमें क्वेश्चन करने का होता है और ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक्स देखने का होता है, वरना तो नेक्स्ट क्वार्टर गेम में ही फंस जाएगा कि अगले क्वार्टर ठीक हो जाएगा, अगले क्वार्टर ठीक हो जाएगा, अगले क्वार्टर ठीक हो जाएगा। ऐसे करके लोग 2 3 साल निकाल देते हैं। इसमें एक और ही फैक्टर आता है कि अगर तेरा ब्रांड प्ले होता ना तो भी तुझे अच्छी वैल्यूएशन मिलती, कि लोग कस्टमर ही आ रहा है तेरे पास यूरो प्रतीक के नाम से ही मार्केटिंग के थ्रू, एक उससे भी अच्छी एक वैल्यूएशन मिल सकती है। हो वैल्यू इसको और कैसे कर सकता है, इसके पास लैंड भी नहीं है ना, बैलेंस शीट में कुछ है, इसको ऐसे ही सिंपल ही वैल्यूएशन देनी पड़ेगी। ठीक है चलो, और क्या, यही था, लिख देना अभी इसको। लिखूं क्या?